Good morning, students. This is the second video of on salary. इसमें आज मैं आपको परक्यूसिट्स कवर करूँगी। परक्यूसिट्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अलाउंसेस और परक्यूसिट्स दो अलग अलग टर्म्स यूज़ करे हैं जब हमने डेफिनेशन ऑफ सैलरी में, तो ऑब्वियसली दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। अलाउंसेस मैंने आपको क्या बताया था, अलाउंसेस आर द फिक्स्ड अमाउंट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। मतलब अलाउंस जो होते हैं कैश के फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में जो हमको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, दोज आर नोन एज अलाउंसेस। और परक्यूसिट्स क्या होते हैं, परक्यूसिट्स होते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स। ये भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, अलाउंसेस भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, बट अलाउंसेस एज अ कैश बेनिफिट एंड परक्यूसिट्स आर अ नॉन कैश बेनिफिट। मतलब ये कि जैसे मैंने आपको अलाउंसेस में एग्जांपल दिया था HRA का, हाउस रेंट अलाउंस। चूँकि आपको एक रेंटल हाउस की रिक्वायरमेंट है और उस रेंटल हाउस को लेने पर रेंट का बर्डन आपके पास आएगा, इसलिए एम्प्लॉयर आपको अलग से HRA दे रहा है, एक सर्टेन अमाउंट दे रहा है ताकि आप उस हाउस का रेंट इजीली पे कर सकें। और परक्यूसेंट्स में क्या होता है कि इज़ अ नॉन कैश बेनिफिट। आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई कैश अलग से मनी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि एक ऐसी फैसिलिटी दे रहा है जिससे कि उसका कैश बच जाए, उसके खर्चे कम हो जाए। दिस इज़ नोन एज अ परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स को हम यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो परक्यूसिट्स इज़ अ फैसिलिटी जो कि आपको एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। और इनका फिर हमको क्या करना पड़ता है, द वर्ड वी आर यूजिंग इज़ अ वैल्यूएशन। परक्यूसिट्स का क्या करना पड़ता है, वैल्यूएशन। मतलब इस फैसिलिटी का कितना अमाउंट अब आपकी सैलरी में इस फैसिलिटी के बिहाफ में जोड़ लिया जाए, तो कितना पैसा आपकी सैलरी में जोड़ लिया जाए इज नोन एज अ वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी। जैसे मैंने यहाँ पर किसका लिया है, रेंट फ्री हाउस। एक ऐसा आपको घर दिया जा रहा है जिसका रेंट आपको पे नहीं करना है, रेंट फ्री, रेंट पे नहीं करना है, लेकिन घर आपको मिल रहा है। मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि रेंट का पैसा आपका बच गया क्योंकि आपको रेंट फ्री हाउस मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस फैसिलिटी के बिहाफ में आपकी सैलरी में कितना जोड़ा जाए, ये इसका बेटा कोई एक नियम बनाना पड़ेगा ताकि हम सबके लिए एक सा रूल लगाकर और सबके लिए एक सा क्राइटेरिया रख के और उसका कोई एक सर्टेन अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड किया जा सके। और वो रूल कैसा होना चाहिए, वो वैल्यूएशन की मेथड कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब जो रूल है वो सबको पता होना चाहिए कि अच्छा ऑन दिस बेसिस मेरा इतना पैसा कंप्यूट हुआ इस फैसिलिटी के बिहाफ में और इतना मेरा पैसा जो है वो मेरी सैलरी में ऐड हो गया, राइट। तो आज हम सीखेंगे ये एक फैसिलिटी होती है रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी, या परक्यूसिट्स में हम इसे कहते हैं। एक ऐसा अकोमोडेशन आपको दिया जाता है जिसका आपको रेंट भी नहीं देना है, आप अपनी फैमिली के साथ फ्री में रहिए। ठीक है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि ये जो हाउस की फैसिलिटी है, ये हाउस की फैसिलिटी में हमें दो कंडीशन में मिलती है, अनफर्निश्ड एंड फर्निश्ड। मतलब एक ऐसा घर मिल रहा है जिसमें फर्नीचर कुछ नहीं है, सिर्फ घर मिला है आपको, खाली घर। और फर्निश्ड के केस में आपको घर के साथ साथ कुछ एसेसरीज भी मिल रही है ना, जैसे आपको फ्रिज AC वगैरह मिल रहा है ऑलरेडी, फर्नीचर कुछ मिल रहा है आपको उसमें रखा हुआ, तो दिस इज़ नोन एज अ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी। और जब आपको सिर्फ घर मिल रहा है, उसके साथ में कुछ और नहीं मिल रहा है, तो दिस फैसिलिटी इज़ नोन एज अ अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी। ठीक है, तो दोनों केस में वैल्यूएशन कैसे होंगे ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड सिर्फ घर है तो हम क्या करना है, ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे कि फर्नीचर है तो क्या करना है। तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस अनफर्निश्ड फैसिलिटी में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने अपने एम्प्लॉय की कैटेगरी बना ली। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बहुत ही ईजी है। क्या बहुत ईजी है, क्वेश्चन में दिया होगा एज पर गवर्नमेंट रूल दिस 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 अमाउंट मे बी पर मंथ और मे बी एनुअल, ऐसा आपको दिया रहेगा। बस आपको डायरेक्टली क्या करना है, उस अमाउंट को उठा लेना है। कोई रूल, कोई रेगुलेशंस, कोई बड़ा कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है हमारा टैक्स पेयर, तो एज पर गवर्नमेंट रूल या नॉर्म्स जो भी अमाउंट लिखा हुआ है उस घर का या उस फैसिलिटी का, वो हम उठा लेंगे। यदि पर मंथ है तो इंटू 12 कर लेंगे, ईयरली है तो सेम का सेम अमाउंट ले लेंगे। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगना। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी है।
बट इन केस ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उस केस में भी उसे रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी ही मिल रही है। तो हमारा जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को ये रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी नॉन गवर्नमेंट के केस में दो तरह से दे सकता है। कैसे? एक तो उसके पास अपना खुद का अकोमोडेशन हो और दूसरा वो हायर पे लेके अकोमोडेशन हमें दे दे। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपन एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हमारा एम्प्लॉयर ने हमें एक ऐसा घर दिया है जो उसके, जिसको इसको समझने के लिए आप एक वर्ड सुनते हैं आप लोग, क्वार्टर्स। जैसे रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो रेलवे के एम्प्लॉय रेलवे के क्वार्टर्स में रहते हैं, मतलब हम क्या कहेंगे उस केस, अब रेलवे हम यहाँ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मैं आपको इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट का केस ले रहे हैं, रेलवे तो गवर्नमेंट की है। तो मैं ऐसा मतलब आपको बता रही हूँ कि जो हमारा एम्प्लॉयर है उसके पास अपने खुद के क्वार्टर्स हैं, या हमारा एम्प्लॉयर जो है उसके पास अपने खुद के घर या मकान या क्वार्टर्स नहीं है, लेकिन वो खुद पहले किराए से लेता है और आपको कहता है अब आप इसमें रहिए, आपको इसका रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको कहते हैं अकोमोडेशन हायर्ड है। पहले हमारे एम्प्लॉयर ने खुद उस घर को किराए से लिया, फिर हमें दिया। और हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉयर के पास अपने खुद के फ्लैट्स हों, अपने खुद के मकान हों, अपने खुद के क्वार्टर्स हों, तो वो हमें दे रहा है कि ये हमारे क्वार्टर्स है, हमारे पोजेशन में है, हमने इनका, हमारा इन पे राइट है और आप बस उसमें रहिए। तो ये दो तरह से वो हमको एक रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी दे सकता है, किसको? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अब दोनों केस में हमारा वैल्यूएशन का जो रूल है वो अलग अलग है। यदि अकोमोडेशन उसके पास खुद के फ्लैट हैं, खुद के घर हैं, उस केस में हमारा जो क्राइटेरिया है वो बनेगा पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन हम डिसाइड करेंगे कि उस फैसिलिटी का वैल्यूएशन क्या बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन में हमें ध्यान रखना है कि अप टू 10 लाख तक यदि पॉपुलेशन है उस जगह की जहाँ हमारी एसएससी की पोस्टिंग हुई है, तो 7.5% ऑफ सैलरी होगी हमारा वैल्यूएशन इस फैसिलिटी का। लेकिन जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ पर एक्सेस है 10 लाख से, लेकिन 25 लाख से कम है पॉपुलेशन, तो 10% ऑफ सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो हमारा वैल्यूएशन बनेगा इस फैसिलिटी का। लेकिन जहाँ पर एसएससी की पोस्टिंग हुई है वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज़्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी उसका वैल्यूएशन बनेगा। क्लियर? मगर यदि हमारे एम्प्लॉय ने खुद पहले किराए से लिया फ्लैट या घर और फिर हमें रहने के लिए दिया कि आप इसमें रहिए, आपको इसका रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं होती। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अकोमोडेशन हायर्ड है? उसने क्वेश्चन में एक लाइन बोली होगी कि एम्प्लॉयर इज पेइंग दैट मच अमाउंट ऑफ रेंट, या एम्प्लॉयर पेड 12,000 रुपीज़ एज अ रेंट फॉर दिस पर्टिकुलर हाउस। इसका मतलब है भाई एम्प्लॉयर कब रेंट देगा? एम्प्लॉयर रेंट देगा इन केस ऑफ हायर्ड। यदि एम्प्लॉयर ने किराए से घर लिया होगा तभी रेंट देगा ना, यदि उसके पास अपने खुद के घर होंगे तो वो किराए क्यों देगा? तो कई बार वो ऐसी लाइन भी बोलता है कि एम्प्लॉयर ने उस घर का इतना किराया दिया और साथ में पॉपुलेशन भी बोलता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि एम्प्लॉयर किराया दे रहा है मतलब ये वाली कैटेगरी है, फिर हमारे लिए पॉपुलेशन तो ध्यान ही नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं पॉपुलेशन का, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया अब क्या बन गया? एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो क्या होगा? विच एवर इज लेस इज वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी। क्लियर है? एक्चुअल रेंट पेड जब आपको ये दिख रहा है कि हमारा एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सीधे अकोमोडेशन हायर्ड है और मुझे ये वाला रूल लगाना है। इन दोनों अमाउंट को कंपेयर करेंगे, जो इनमें से कम होगा वो उस फैसिलिटी का वैल्यूएशन होगा। और यदि कहीं नहीं लिखा है कि वो रेंट दे रहा है, इसका मतलब उसके पास अपने खुद के हाउस है, खुद के हाउस है तो पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया। फिर कई बार वो ऐसे जगह भी बोल देता है, जैसे कि भाई इसकी पोस्टिंग यहाँ हुई है, तो आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि वो 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैंने बार बार जब ये वैल्यूएशन किया तो एक वर्ड लिया है 7.1 सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी किस अमाउंट का? 10%, किस अमाउंट का? 15।
तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, देखिए HRA में कितने वर्ड थे? 3, HRA। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में भी कितनी चीज़ें आ रही थी? 3, बेसिक सैलरी, DA और कमीशन। रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड, कितने हैं बेटा? 5 चीज़ें थी, 5 ही चीज़ें आएंगी। बेसिक सैलरी, DA कब आएगा? अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट उसने कुछ बोला होगा, तभी हम DA लेंगे। बोनस, कमीशन और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस का टैक्सेबल पार्ट। 5 चीज़ें थी, रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। 1 2 3 4 5, कितनी चीज़ें हैं मीनिंग ऑफ सैलरी में? 1 2 3 4 5। HRA में कितने वर्ड थे? 3 वर्ड्स, 3 चीज़ें। रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी 5 वर्ड, 5 चीज़ें। बेसिक सैलरी, DA का कंडीशन वही है, कमीशन यहाँ ऑन सेल्स नहीं चलता, हर टाइप का कमीशन चलेगा। बोनस और ऑल टैक्सेबल, मतलब सारे अलाउंसेस का टैक्सेबल पार्ट। इन पांचों को जब हम ऐड करेंगे तो जो अमाउंट जनरेट होगा उसका 7.5%, उसका 10%, उसका 15% होगा वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा सिर्फ घर की फैसिलिटी, मतलब ये तो देखा हमने सिर्फ अनफर्निश्ड की फैसिलिटी। अब यदि हमारा वैल्यूएशन हो फॉर फर्निश्ड हाउस, मतलब हमें घर के अलावा उस घर में कुछ और भी चीज़ें मिल रही हैं, यदि घर के साथ में कुछ और भी चीज़ें मिल रही हैं तो वो फर्निश्ड हुआ। उस केस में जो घर का वैल्यूएशन आया वो तो लिखा ही लिखा, प्लस इसमें 2 चीज़ें ऐड हो सकती हैं। 10% ऑफ कॉस्ट, किसका? फर्नीचर का। यदि फर्नीचर खरीद के लगाया गया है तो 10%, ये 10% का जो रेट है दैट इज़ योर ईयरली रेट, साल भर का है। ये ध्यान रखिएगा, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है कि ये 10% पूरा ना लेकर कुछ मंथ का लेना है। तो ये 10% का जो रेट है वो कैसा है? ईयरली है। और ये कब लगेगा? जब हमारा जो फर्नीचर है वो हमने खरीद के दिया है, तो कॉस्ट का 10%। या यदि हमने फर्नीचर रेंट बेस पे दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं AC खरीद के लगा दूँ घर में। मान लीजिए AC मैंने खरीदा है 30,000 का, तो 30,000 का 10% मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, और हो सकता है कि मेरे को AC तो प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन मैंने कैसे ले लिया? रेंटल बेस पे। तो रेंटल अमाउंट जितना भी बनेगा वो ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने इसके साथ में क्या लिखा है? और या एंड। कई बार क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये वाला केस मिलता है, कई बार क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेंटल अमाउंट मिलता है। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो कुछ फर्नीचर खरीद के लगा रहा होता है तो आप उस पर 10% चार्ज करके ऐड कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें साथ में कुछ फर्नीचर को रेंटल बेस पे उठा के आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब दोनों केसेस मिल रहे हैं। तो रेंटल है तो एक्चुअल रेंटल अमाउंट जोड़ लेना है। जितने मंथ का रेंट था, रेंट का आपको दिया होगा पर मंथ, जितने मंथ आपने उसे यूज़ किया उसको इनटू कर लीजिए, वो ऐड कर लीजिए। फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस दी होगी, उसका 10% आप निकाल लीजिए, उसे ऐड कर लीजिए, और सबको ऐड करके आपका निकलेगा वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी। क्लियर है? अब हम एक और फैसिलिटी पे आ रहे हैं जिसमें आप लोग और उतना ही परेशान होते हैं जितना इसमें होते हैं। दूसरा है वैल्यूएशन। अब देखिए जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मनी के फॉर्म में तो मिली नहीं है, लेकिन इसका कुछ मनी के फॉर्म में अमाउंट आपको वैल्यूएशन करते समय कैलकुलेशन ऑफ सैलरी में जोड़ना है। इसलिए हर फैसिलिटी का क्या लिखा है मैंने? वैल्यूएशन। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि यदि कार है तो कार के केस में यदि एक कार मिली है हायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, एक कार है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है। एक से ज़्यादा कार है, ठीक है, यदि एक से ज़्यादा कार है तो एक कार का ट्रीटमेंट तो वैसे ही होगा और बाकी सब कैसे यूज़ होंगी? मतलब एक कार को आप प्राइवेट और पर्सनल मान सकते हैं, लेकिन बाकी सारी कारें कैसी मानी जाएंगी? पर्सनल। तो उसमें पर्सनल का रूल लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि एक ही कार है
उसने खुद से मतलब खुद की या हायर पे लिए, लेकिन प्रोवाइडेड किसके है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय है। अब देखिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो कार दी उसका उसने यूज़ किया है सिर्फ ऑफिस के लिए, सिर्फ ऑफिस जाने आने के लिए उस कार का यूज़ करता है वो, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है तो सिर्फ ऑफिस जाने के लिए यूज़ करता है, तो उसका कोई भी पार्ट आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पर्सनल यूज़ तो हुआ नहीं ना बेटा। ये तो कंपनी अपनी प्रेस्टीज पॉइंट बना के रखना चाहती है कि हमारे एम्प्लॉय देखो ऐसे, तो वो दे रहा है आपको ये फैसिलिटी, तो उसका वैल्यूएशन आपकी सैलरी में कुछ नहीं जुड़ेगा। दूसरा केस लें, यदि हमारा जो एम्प्लॉय है वो उसे फुल्ली पर्सनल यूज़ करता, ऑफिस के लिए यूज़ ही नहीं करता, कार कहाँ खड़ी है, घर में, घर के लोग आ रहे जा रहे, पर्सनल यूज़ कर रहा है, तो रनिंग और मेंटेनेंस जितने भी एक्सपेंसेस हैं, और शॉफर ड्राइवर जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बाकी इन दोनों में डिफरेंस होता है, जो ड्राइवर की सैलरी है और जो रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं उन सबको जोड़ लीजिए, और जितना भी अमाउंट आ रहा है वो सब आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। मगर यदि वो उस कार का यूज़ थोड़ा पर्सनल भी करता है, थोड़ा ऑफिस के लिए भी करता है, तो आपको यहाँ पर रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्या रूल है, यदि रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस आपका एम्प्लॉयर देता है, रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस आपका एम्प्लॉय देता है, कब, जब आप कार का यूज़ पर्सनल और ऑफिशियल दोनों कर रहे हैं। यदि आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन ज़्यादा होगा, यदि आप खुद दे रहे हैं अपने पर्सनल खर्चे रनिंग और मेंटेनेंस के तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन कम होगा। देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे अमाउंट है और यहाँ अमाउंट बड़े, क्यों बड़े हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है। अब यदि एम्प्लॉय खुद अपने रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस देता है और हमारी कार छोटी और बड़ी, यहाँ स्मॉल और बिग रखा है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलेगा स्मॉल कार है। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ बोला है कार फैसिलिटी, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेंगे, स्मॉल कार, कभी भी बिग कार हम नहीं एज्यूम करते। और यदि क्वेश्चन में उसने बोला है कि कुछ सीसी बताया है, तो सीसी इज़ द क्राइटेरिया, मतलब हम कहते हैं यदि 1600 सीसी तक की कार है तो वो स्मॉल कार है, और 1600 सीसी से ज़्यादा की कार है, ये क्या है, इंजन की कैपेसिटी, तो वो है बिग कार। तो यदि वो स्मॉल कार है और एम्प्लॉय अपने रनिंग और मेंटेनेंस से खर्चे खुद देता है तो 600 रुपीज़ पर मंथ है, और बिग है तो 900, यानी 6 और 9। मगर रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस यदि हमारा एम्प्लॉयर दे रहा है, हमारे पर्सनल भी, और हमारी कार छोटी है तो 1800 पर मंथ, और यदि बिग कार है तो 2400 पर मंथ के हिसाब से हमारी सैलरी में ऐड हो जाएगी इस फैसिलिटी का वैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, अब कार के साथ साथ उसने आपको शॉफर की फैसिलिटी भी दे दी, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में ड्राइवर कहते हैं, वैसे करेक्ट वर्ड इज शॉफर। तो कोई भी कार हो, कोई भी एक्सपेंसेस दे रहा हो, 900 रुपीज़ पर मंथ यदि ड्राइवर भी मिला है तो ऐड होगा ही होगा, ठीक है। यदि आप उस कार को पर्सनली यूज़ करते हैं और ड्राइवर भी मिला है तो ये तो ऐड होगा ही, ठीक है। तो जो आपके सबसे जो मेजर डिफ़िकल्ट चीज़ें थी, कार, रेंट फ्री हाउस, HRA, अलाउंसेस, ये सारा कुछ ऐड हो चुका है। मैं इस पे वीडियो आपके डाल चुकी हूँ, प्लीज़ इसे देख लें और इसके बेस पे ही क्वेश्चन करें, ठीक है। अब आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू बेटा।